जो दिखते नहीं। एक मुस्कान के पीछे छुपा दर्द, एक नजर में छुपी बेवफाई। क्या आपने कभी सोचा है कि वो औरत जो आपके साथ है, आपके सामने कौन से नाटक कर रही है? आज हम उन 3 नाटकों की बात करेंगे जो अक्सर वे औरतें करती हैं जो गैर मर्दों से संबंध बनाती हैं। चैप्टर नंबर 1, जब प्यार धीरे धीरे सर्द होने लगे। भावनात्मक दूरी और व्यस्तता का नाटक कभी कभी एक रिश्ते की सबसे डरावनी बात होती है। बदलती खामोशी, वही रिश्ता जो कभी आपके जीवन की सबसे बड़ी ताकत हुआ करता था, धीरे धीरे एक बोझ जैसा लगने लगता है। और दुख की बात यह है, आप नहीं बदले, आप तो वही हैं, पर सामने वाला धीरे धीरे आपसे दूर हो गया। वो कहती है, मैं बहुत बिजी हूं। शुरुआत बड़ी मामूली लगती है। पहले वो घंटों बात करती थी, अब मिनटों में जवाब देती है। पहले हर छोटी बड़ी बात शेयर करती थी, अब उसके पास कहने को कुछ नहीं। काम बहुत बढ़ गया है, थोड़ी थकी हुई हूं, मूड ठीक नहीं है। बाद में बात करते हैं, शब्द वही होते हैं, पर आवाज में वो गहराई नहीं रही। नजरें अब आपकी आंखों से नहीं, आपके चेहरे के आर पार देखती है। ये वही औरत है जो कभी आपको देखकर मुस्कुराती थी और अब आपके पास बैठकर भी सोच किसी और की करती है। वो मोबाइल में खोई रहती है, आप उससे खो जाते हैं। कभी सोचा है, जब आप घर में हों और आपकी बीवी बार बार मोबाइल चेक करे, उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आए, और जब आप पूछें किससे बात कर रही हो, तो जवाब मिले, कुछ नहीं यार, ऑफिस की बातें हैं। पर उस मुस्कान में आप नहीं होते। अब वो हर समय व्यस्त रहने लगी है, काम, कॉल्स, मीटिंग्स, जैसे पूरा दिन उससे समय मांगता है। और आप केवल एक किरदार बनकर रह जाते हैं जो घर चलाता है। दिल का कनेक्शन जब लॉग आउट हो जाए, जब 2 लोग साथ रहते हैं, तो केवल शरीर नहीं, दिल भी साथ होता है। पर जब वो औरत भावनात्मक रूप से अलग हो जाती है, तो सबसे पहले वो आपके एहसासों से दूरी बनाती है। उसे अब आपकी बातें उबाऊ लगती हैं, आपके सपने अब सिर्फ आपके रह गए हैं। वो आपकी परवाह तो करती है, लेकिन उस परवाह में अब अपनापन नहीं है। आखिर क्यों? क्योंकि हो सकता है कहीं और उसका दिल लग चुका हो। एक पुरुष की चुप चीख जो किसी से कह नहीं सकता। आप उसे शक की निगाह से नहीं देखना चाहते, आप बार बार खुद को समझाते हैं, शायद मेरा वहम होगा, वो सच में थकी हुई होगी। पर एक दिन जब वो आपके पास बैठकर भी आपसे दूर लगती है, तो मन में एक तूफान उठता है। आप चाहकर भी सवाल नहीं पूछ पाते, क्योंकि जवाब जानने से डर लगता है। मनोवैज्ञानिक विश्लेषण, ये सब क्यों होता है? जब कोई औरत बाहर किसी और से जुड़ने लगती है, भावनात्मक या शारीरिक रूप से, तो सबसे पहले वह अपने असली पार्टनर से भावनात्मक डिस्कनेक्शन बनाती है। यह एक डिफेंस मैकेनिज्म है। वह खुद को इस तरह तैयार करती है कि उसकी बेवफाई उसकी नजर में भी गलत न लगे, और इस प्रोसेस में वो अपने पति से दूरी बनाकर उसे भी धीरे धीरे ठंडा कर देती है, ताकि जब सच सामने आए तो वह खुद को दोषी महसूस न करे। रियल लाइफ एक्सपीरियंस, मैंने महसूस किया कि मेरी पत्नी अब बात करने से कतराती है। वो पहले जैसी नहीं रही। मैंने बहुत कोशिश की, डेट नाइट्स प्लान की, गिफ्ट्स दिए, घर के कामों में मदद की, लेकिन उसके चेहरे पर वो मुस्कान लौटकर कभी नहीं आई। बाद में पता चला कि वो पिछले 6 महीनों से अपने ऑफिस के एक सहकर्मी से इमोशनली अटैच हो चुकी थी। मैं टूट गया, लेकिन सबसे ज्यादा दर्द उस झूठ का था जो रोज मेरे सामने बोला जाता रहा, मैं बहुत बिजी हूं। क्या यह हमेशा बेवफाई होती है? नहीं, लेकिन हर बार भावनात्मक दूरी का मतलब बेवफाई नहीं होता। लेकिन जब यह दूरी के साथ साथ छिपाव आता है, झूठ आने लगते हैं और भावनाएं ठंडी पड़ जाती है, तो यह संकेत हो सकता है कि कुछ ऐसा है जो आपकी नजरों से छिपाया जा रहा है। अब सोचिए, आपके पास बैठी आपकी पत्नी अब भी वही इंसान है, लेकिन क्या अब भी वो वही रिश्ता निभा रही है? अगले चैप्टर की झलक। अब एक सवाल यह कि जब एक औरत खुद गलत होती है, तो वो बार बार अपने पति को ही क्यों दोषी ठहराने लगती है? क्या ये उसका अपराध बोध है या एक और बड़ा नाटक शुरू होने वाला है? चैप्टर नंबर 2, जब अपराध बोध बन जाए हथियार, आलोचना और दोषारोपण का जाल। रिश्ते में जब कोई किसी और की तरफ खींचने लगता है, तो वो केवल धोखा नहीं देता, वो धीरे धीरे आपको तोड़ता है। और सबसे घातक तरीका है आपको दोषी ठहराना। हाँ, वो औरत जो खुद किसी और से जुड़ चुकी है, अक्सर अपने पति पर ही आरोप मरने लगती है, तुमने कभी मुझे समझा ही नहीं। पहले ये शिकायत प्यार में डूबी होती थी, अब इसमें नफरत की हल्की सी परछाई है। अब वो कहती है, तुम्हारे साथ तो बात ही नहीं हो सकती, तुम्हें मेरी फीलिंग्स की कोई परवाह नहीं, मैं तुम्हारे कारण ही इतनी अकेली महसूस करती हूं। और आप सोचते हैं, क्या सच में मेरी ही गलती है? जब असली दोष छुपाना हो तो नकली दोष गढ़े जाते हैं। जब इंसान खुद अपने आप से शर्मिंदा होता है, तो दूसरों को दोष देना आसान लगता है। यह एक मनोवैज्ञानिक रक्षा प्रणाली है, प्रोजेक्शन, जहां व्यक्ति अपने अंदर के दोष, डर और अपराध को दूसरे पर थोप देता है। औरत कहेगी,
तुम्हारे कारण ही मुझे किसी और की जरूरत महसूस हुई। अगर तुमने मेरी इमोशनल जरूरतें समझी होती तो आज ऐसा नहीं होता। पर सच ये है, गलती करने वाला इंसान सच सुन नहीं पाता, इसलिए वो शोर मचाता है ताकि आप अपने सवाल ही भूल जाएं। तुम ही हमेशा गलत होते हो। ये सिर्फ बहस नहीं, एक रणनीति है। अब वो छोटी छोटी बातों में भी आपकी गलती निकालने लगती है। आपने दूध लाना भूल गए, तुम कभी जिम्मेदार नहीं थे। आपने बच्चों को स्कूल छोड़ने में देर कर दी, तुम्हें किसी की परवाह ही नहीं। असल बात यह नहीं होती कि दूध नहीं आया, असल बात यह होती है कि वो आपको इमोशनली डिस्क्रेडिट करना चाहती है। वो आपको शर्मिंदा क्यों करना चाहती है? क्योंकि जब आप खुद को छोटा समझने लगते हैं तो आप सवाल नहीं करते, आप विरोध नहीं करते, आप केवल सहते जाते हैं। और तब उसे खुलकर झूठ बोलना, बातें छिपाना, बाहर संबंध रखना और आसान हो जाता है। रियल स्टोरी, पति के आत्मसंदेह की कहानी। एक पुरुष अपने अनुभव बताते हुए, मेरी पत्नी हर बात पर मुझे ताने देती थी, कभी कपड़ों को लेकर, कभी मेरी नौकरी को। शुरुआत में मैंने सोचा कि वो थकी हुई है या शायद मैं सच में अच्छा पति नहीं हूं, पर धीरे धीरे मैंने महसूस किया कि वो मुझसे नहीं किसी और से जुड़ चुकी थी और मुझे कमजोर बनाकर वो अपने अपराध को सही साबित कर रही थी। जब रिश्ते में आत्मसम्मान मरने लगे, समझो कुछ गलत है। हर रिश्ता परिपूर्ण नहीं होता, लेकिन जब आपसे आपकी गरिमा छीनी जाए, आपकी हर बात पर ताने कसे जाएं और आपसे कहा जाए कि आप काफी नहीं हैं, तो ये केवल असंतोष नहीं, एक रणनीति हो सकती है। बात बात पर लड़ाई, असली मुद्दे से ध्यान हटाने की चाल। जब कोई औरत किसी और रिश्ते में उलझी होती है तो वो असली बात यानी उसकी बेवफाई से आपका ध्यान हटाने के लिए हर छोटी बात पर लड़ाई करने लगती है। लड़ाई के बाद आपकी मानसिक स्थिति कमजोर हो जाती है और आप वही सोचते हैं, मैं ही शायद गलत हूं। मनोवैज्ञानिक विश्लेषण, गिल्ट से बचने का खेल, प्रोजेक्शन और गैसलाइटिंग, ये दोनों ही अत्यधिक चालाक हेरफेर की तकनीकें हैं। प्रोजेक्शन, अपने अपराध को दूसरों पर डाल देना। गैसलाइटिंग, सामने वाले को उसकी ही सच्चाई पर शक करवा देना। यहां औरत अपने पार्टनर को बार बार कहती है कि तुम ही मेरे दुख की वजह हो, जबकि अंदर ही अंदर दुख की असली वजह उसका अपना झूठा जीवन होता है। आप क्या कर सकते हैं? नंबर 1, सच का सामना करें। खुद से सवाल पूछें, क्या ये ताने किसी सच्चाई से बचने का बहाना तो नहीं? नंबर 2, लिखिए हर वो बात जो वो कहती है, हर वो व्यवहार जो असामान्य लगता है। इससे आप खुद की मानसिक स्थिति को बेहतर समझ पाएंगे। नंबर 3, पारदर्शी संवाद की कोशिश करें। पूछें, क्या सच में तुम्हें मेरे साथ समस्या है या कोई और बात है? अब एक सवाल यह उठता है, जब किसी औरत को अपने पति में अचानक नए सिरे से प्यार दिखने लगे, उसे फूलों की आदत पड़ जाए, तारीफों की बौछार होने लगे, तो क्या ये सच में प्यार होता है या फिर पछतावे का मुखौटा? जानिए अगली कड़ी में, अचानक प्रेम और गिल्ट गिफ्ट्स का जाल। बहुत अच्छा, प्रस्तुत है इस वीडियो सीरीज का तीसरा चैप्टर, जहां हम एक और गहरी परत खोलते हैं। वो वक्त जब एक औरत जो पहले बदल गई थी, अचानक फिर से बहुत प्यार जताने लगती है। चैप्टर 3, अचानक प्यार, गिल्ट गिफ्ट्स और पछतावे का मुखौटा। एक अजीब सा समय आता है जब वो औरत जो आपसे महीनों से दूर थी, जो कभी आपकी आंखों में आंखें डालने से भी बचती थी, अब अचानक आपको फिर से देखती है, मुस्कुराती है, आपको छूती है, गले लगाती है और कहती है तुम कितने अच्छे हो। पर क्या ये प्यार है या ये उस अपराधबोध की परछाई है जिसे वो खुद से भी छिपा रही है? गिफ्ट्स का प्यार या गिल्ट का पर्दा। वो अब आपको अचानक गिफ्ट्स देने लगती है, आपकी पसंदीदा शर्ट, अचानक बुक किया गया डिनर डेट, बच्चों के सामने आपको बेस्ट डैड कहकर बुलाना। एक पल के लिए दिल खुश हो जाता है, आप सोचते हैं शायद अब सब ठीक हो गया, शायद उसने मुझे फिर से अपनाया है। पर फिर अंदर एक सवाल उठता है, ये अचानक बदलाव क्यों? मनोवैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य, गिल्ट गिफ्टिंग क्या है? जब इंसान कोई नैतिक गलती करता है, जैसे कि धोखा देना, झूठ बोलना या छिपाव करना, तो भीतर से वो अपराध बोध में घिर जाता है। हर दिन वो अपने ही आईने से डरने लगता है और इस अपराध को शांत करने का एक तरीका होता है, बाहर से अच्छाई दिखाओ ताकि अंदर के डर को दबा सको। यही होता है गिल्ट गिफ्टिंग। अब मैं बदल गई हूं। क्या वाकई? वो अब कहती है, मुझे एहसास हुआ कि तुम ही मेरे लिए सबसे सही हो। मैंने जो किया वो शायद मेरी कमजोरी थी, पर अब मैं सब ठीक करना चाहती हूं। अब मैं तुम्हें और इज्जत दूंगी, वादा करती हूं। पर सवाल यह है, क्या यह एहसास आत्मा से आया है या डर से? डर की कहीं उसका झूठ न खुल जाए, डर कि आप उसे छोड़ न दें, या फिर डर कि समाज क्या कहेगा अगर आप सब कुछ जान जाएं। शारीरिक नजदीकियां वापस आ जाती हैं। अब वो आपके करीब आने लगती है, आपके साथ वक्त बिताना चाहती है, रातों में आपको छूकर सोती है,
आंखों में झांक कर कहती है, तुम ही हो जिससे मैं सुरक्षित महसूस करती हूं। पर सच ये है, कभी कभी ये प्यार नहीं होता, ये डर को दबाने का तरीका होता है। रियल लाइफ अनुभव। मुझे लगा सब ठीक हो गया है। एक पुरुष अपने अनुभव साझा करता है, एक दिन अचानक मेरी पत्नी बहुत बदल गई। उसने मुझे सरप्राइज गिफ्ट दिया, मुझे हग किया। मुझे लगा शायद वो मुझसे फिर से प्यार करने लगी है, लेकिन बाद में मुझे उसके चैट्स के स्क्रीनशॉट्स मिले। उस वक्त भी जब वो मेरे साथ मुस्कुरा रही थी, अंदर ही अंदर वो किसी और से बात कर रही थी। वो सिर्फ अपना गिल्ट कम कर रही थी, प्यार नहीं दिखा रही थी। क्यों होता है ये? नंबर 1, अपने गुनाह को कवर करने के लिए, ताकि आप शक करना बंद कर दें। नंबर 2, स्वयं को धोखा देने के लिए, वो खुद को समझाना चाहती है कि मैं अब वफादार हूं। नंबर 3, रिश्ते को बचाने की आड़ में खुद को बचाना। समाज, बच्चे, नाम, इज्जत, इन सब को बचाने के लिए। तुम तो बहुत अच्छे हो, मैं तुम्हारे लायक नहीं। एक और इमोशनल कार्ड, जब कोई महिला खुद को अपराधी मानती है पर खुलकर स्वीकार नहीं कर पाती, तो वो कहती है, तुम बहुत अच्छे हो, मैं ही गलत थी, काश मैं सब कुछ वापस कर सकती। इस समय पुरुष भावुक हो जाता है। वो कहता है, कोई बात नहीं, सब भूल जाओ। पर क्या सब कुछ वाकई भूल जाना चाहिए, या फिर ये पल वास्तविक माफी के बजाय एक अस्थायी राहत है? अब आप क्या करें? भावनाओं से परे तथ्यों को देखें। प्यार अगर सिर्फ शब्दों में है और व्यवहार में दोहराव है, तो सतर्क होइए, माफ कीजिए, लेकिन आंखें बंद करके नहीं। अगर वो वाकई बदलना चाहती है, तो बदलाव समय लेगा, रातों रात नहीं होगा। खुद से सच्चा संवाद करें। क्या आप उसे फिर से वही विश्वास दे सकते हैं, या बस खुद को समझा रहे हैं? अब एक सवाल, जब औरत हर बार झूठ को सच की तरह पेश करे, हर माफी एक प्लान लगे और हर आंसू एक स्क्रिप्ट, तब क्या माफ कर देना सही होता है, या फिर खुद को खो देना? जानिए अगले चैप्टर में, माफी या मैनिपुलेशन, कब रुक जाना चाहिए। अब पेश है इस सीरीज का चौथा चैप्टर, जो एक बहुत ही नाजुक लेकिन जरूरी मोड़ पर केंद्रित है। जब सामने वाला माफी मांग रहा हो, लेकिन इरादा सच में बदलने का नहीं, बस आपको फिर से जाल में फंसाने का हो। चैप्टर 4, माफी या मैनिपुलेशन, कब रुक जाना चाहिए। माफ करना रिश्तों का सबसे बड़ा सौंदर्य है, पर जब माफी एक चाल बन जाए, तो वो सबसे खतरनाक जहर भी बन जाती है। मैं अब बदल गई हूं, क्या सिर्फ शब्द हैं? अब वो औरत हर बार एक ही बात कहती है, मैंने बहुत बड़ी गलती की, लेकिन अब मैं समझ गई हूं। प्लीज एक आखिरी मौका दे दो, इस बार सच में मैं खुद को बदल दूंगी। इन शब्दों में भरे होते हैं आंसू, कस्में, और कस्में इतनी गहरी कि आपको लगे शायद इस बार सचमुच ये माफी दिल से है। लेकिन रुकिए, सिर्फ आंसू नहीं, व्यवहार को देखिए। माफी और मैनिपुलेशन में अंतर क्या है? नंबर 1, सच्ची माफी में होता है जिम्मेदारी लेना, मैनिपुलेशन में होता है दया कमाना। नंबर 2, सच्ची माफी में होता है बदलाव, मैनिपुलेशन में होता है बहाने और दोहराव। नंबर 3, सच्ची माफी में आप सुरक्षित महसूस करते हैं, मैनिपुलेशन में आप उलझन में रहते हैं। हर दिन खुद से पूछते हैं, क्या मैं ही गलत हूं? तुमने मुझे माफ नहीं किया अब तक। एक नया जाल अब वो पल आता है जब वही महिला आपसे उल्टा सवाल करती है, तुम अब तक उसे गलती को लेकर बैठे हो, मैं तो बदल गई हूं, अब तुम्हें भी पीछे छोड़ना चाहिए। यहां पर माफी का मतलब नहीं रहा स्वीकार, अब माफी बन गई है आपको चुप कराने का हथियार। एक पुरुष की कहानी। मुझे 1 साल तक माफी मिलती रही। मेरी पत्नी ने मुझसे माफी मांगी, बहुत भावुक होकर। मैंने उसे माफ कर दिया, लेकिन कुछ महीनों बाद मैं वही झूठ, वही गुप्त बातें और वही दूरी दोबारा महसूस करने लगा। हर बार जब मैंने सवाल किया, उसने जवाब में कहा, मैं इतनी कोशिश कर रही हूं, फिर भी तुम पुराने जख्म क्यों को रेतते हो? मैं समझ नहीं पाया कि ये माफी थी या फिर एक इमोशनल ट्रैप। क्या आप वाकई माफ कर रहे हैं, या सिर्फ डर के मारे सह रहे हैं? कई पुरुष माफी इसलिए स्वीकार कर लेते हैं क्योंकि उन्हें डर होता है टूटते परिवार का। वो सोचते हैं बच्चों के लिए सब ठीक करना चाहिए, या फिर शायद मैं ही कठोर हो रहा हूं। लेकिन अगर माफी के बाद भी झूठ जारी है, बातचीत में पारदर्शिता नहीं और हर सवाल पर बहस होती है, तो आपको खुद से पूछना पड़ेगा, क्या यह माफी है या एक स्क्रिप्टेड एक्ट? माफी के पीछे का असली इरादा कैसे पहचाने? नंबर 1, क्या उसने खुद अपनी गलती कबूली, या सिर्फ तब जब पकड़ी गई? नंबर 2, क्या उसने गुनाह को हल्का साबित करने की कोशिश की, जैसे बस बात ही तो की थी? नंबर 3, क्या उसने अपने व्यवहार में बदलाव दिखाया, या सिर्फ शब्दों में दिलासा दिया? नंबर 4, क्या वो आपको भी दोषी ठहराती है ताकि खुद की गलती कम लगे? रिश्ते की मरम्मत करें, लेकिन घाव छिपाए नहीं। किसी को माफ करना कोई कमजोरी नहीं, लेकिन बार बार उसी जख्म को माफ करते रहना, जहां चोट कभी भरती ही नहीं, वो आत्मा का धीरे धीरे टूटना होता है।
माफी देना सही है, पर खुद को खो देना कभी सही नहीं होता। आप क्या करें, थोड़ा पीछे हटिए और स्थिति को बाहर से देखिए। एक जर्नल में हर बात लिखिए, शब्दों और व्यवहारों के बीच का अंतर समझिए। परिवार, बच्चों, समाज के नाम पर अपना आत्मसम्मान कुर्बान मत कीजिए। अब एक सवाल, अगर वो महिला जो एक बार टूटे रिश्ते की वजह बनी अब बार बार इमोशनल माफी लेकर लौटे, तो कब कहना चाहिए बस अब और नहीं? क्योंकि क्या हर बार माफ करना खुद को मिटा देना नहीं होता? जानिए अगले चैप्टर में सिर्फ जिम्मेदारी बचती है, तब क्या करें। अब हम पहुंच चुके हैं इस इमोशनल लेकिन रियल स्टोरी सीरीज के 5वें चैप्टर पर। एक ऐसा मोड जहां रिश्ते का प्यार खत्म हो चुका होता है, लेकिन साथ रहने की एकमात्र वजह बची होती है, जिम्मेदारी। जब रिश्ता नहीं सिर्फ जिम्मेदारी बचती है, तब क्या करें? वो सुबहें जब साथ में चाय तो होती है पर नजरें नहीं मिलती, वो रातें जब एक ही बिस्तर पर दो लोग सोते हैं पर दिलों के बीच मीलों की दूरी होती है। क्या यही रिश्ता है, या अब सिर्फ एक समझौता, एक बोझ, या फिर जिम्मेदारी बनकर रह गया है? अब मैं सिर्फ बच्चों के लिए रह रही हूं। कई बार एक महिला यह कहती है, मैं ये सब सिर्फ बच्चों के लिए कर रही हूं, अब तुम्हारे लिए कुछ नहीं बचा। लेकिन हमारा परिवार टूटा नहीं देख सकती। इसमें सच्चाई भी हो सकती है और एक बहाना भी, क्योंकि जो महिला पहले किसी और के साथ जुड़ चुकी है, अब जिम्मेदारी का मुखौटा पहनकर अपने अपराध को छुपाना चाहती है। पुरुष की स्थिति एक जिंदा इंसान या एक चलती फिरती बैंक। अब वो आपसे बात कम करती है, जरूरतें ज्यादा रखती है, सम्मान कम देती है, लेकिन कर्तव्यों की उम्मीदें हर दिन बढ़ती जाती हैं। बच्चों की फीस टाइम पर भरनी है, मम्मी के इलाज में मदद चाहिए, तुम्हारा फर्ज है, तुम पति हो। जब रिश्ता भावनाओं से खाली हो जाए तो ये जिम्मेदारी एक गुलामी लगने लगती है। क्या जिम्मेदारी के नाम पर दर्द सहना सही है? नंबर 1, बच्चों के लिए सब सहना नोबल लगता है, लेकिन बच्चे क्या सीखते हैं कि प्यार के बिना झूठ और चुप्पी के साथ जीना ही सही है। नंबर 2, समाज की नजर से रिश्ता निभाना पर अंदर से खुद को हर दिन खोना, क्या ये जिंदगी है? नंबर 3, दूसरे की गलती पर खुद को काटना क्योंकि आप परिवार तोड़ना नहीं चाहते, क्या ये बलिदान है या खुद की हत्या? मैं 8 साल से सिर्फ पिता बना हुआ हूं, पति नहीं। मेरी पत्नी ने जब मुझसे दूरियां बना ली, मुझे समझ आया कि हम अब एक दूसरे के लिए नहीं बल्कि बच्चों की जिंदगी के मैनेजर बन गए हैं। मैं काम करता हूं, वो उनका होमवर्क देखती है, हम साथ खाना खाते हैं, पर ना हंसी होती है ना आंखों में गर्माहट, सिर्फ दिन भर की जिम्मेदारियां होती हैं। रिश्ता सिर्फ रोल नहीं, रूह भी होता है। एक रिश्ता तभी तक रिश्ता है जब तक उसमें सम्मान हो, सच्चाई हो, भावनात्मक जुड़ाव हो। अगर ये तीनों गायब हो जाएं, तो फिर वो सिर्फ एक रोल प्ले बनकर रह जाता है, जैसे एक ड्रामा जहां लोग मुस्कुराते हैं पर अंदर से टूट चुके होते हैं। क्या करना चाहिए जब रिश्ते में सिर्फ जिम्मेदारी बचे? नंबर 1, खुद से खुला संवाद करें। आप जो झेल रहे हैं वो प्यार है या सिर्फ डर? नंबर 2, बच्चों के साथ ईमानदार बने। झूठे रिश्तों का बोझ बच्चे सारी उम्र ढोते हैं। नंबर 3, साथ रहें लेकिन शर्तों के साथ। अगर रिश्ता निभाना है तो बाउंड्रीज सेट करें। एक बार धोखा हो चुका है तो अब ब्लाइंड ट्रस्ट नहीं। नंबर 4, स्वस्थ सेपरेशन पर भी विचार करें। साथ में रहकर मरने से बेहतर है अलग होकर जीना। आपकी पहचान सिर्फ पति नहीं, एक इंसान भी है। जब आप खुद को सिर्फ प्रोवाइडर समझने लगते हैं तो आपका अस्तित्व सिर्फ पैसे और काम में सिमट जाता है। आप हंसना भूल जाते हैं, गाना सुनना छोड़ देते हैं, दोस्तों से मिलना छोड़ देते हैं। क्या आपने कभी खुद से पूछा है, मैं अब कौन हूं? एक पति, एक पिता, या सिर्फ एक परछाई? अब एक सवाल यह है, जब रिश्ते में प्यार नहीं लेकिन जिम्मेदारियां अभी भी जिंदा है, तो क्या आपको उस रिश्ते को ढोते रहना चाहिए या फिर अपने लिए एक नई शुरुआत करनी चाहिए? जानिए अगले चैप्टर में खुद को फिर से पाना, नई शुरुआत, नया सवेरा। अब हम इस सीरीज के 6ठे चैप्टर की ओर बढ़ते हैं। एक ऐसा चैप्टर जो अंधेरे से रोशनी की तरफ पहला कदम है। जब रिश्ता टूट चुका हो, दिल थक चुका हो और इंसान बिखर चुका हो, तब सवाल उठता है, क्या अब भी कोई नई शुरुआत संभव है? चैप्टर 6वां, खुद को फिर से पाना। नई शुरुआत, नया सवेरा। हर अंत के बाद एक नई शुरुआत छुपी होती है। हर टूटे दिल में एक नई धड़कन फिर से जन्म लेने की हिम्मत रखती है, और हर वो इंसान जो खुद को खो चुका है वो फिर से खुद को पा सकता है। नंबर 1, जब आईना भी अजनबी लगे। कई बार जब हम बहुत कुछ झेल जाते हैं, धोखा, अपमान, खामोशी, अकेलापन, तो धीरे धीरे खुद से रिश्ता टूटने लगता है। हंसी बनावटी हो जाती है, आंखों में खालीपन आ जाता है, और आईना देखते वक्त हम खुद को नहीं पहचान पाते। पर आईना झूठ नहीं बोलता, जो टूटे हुए हो वो भी कहता है, तुम अब भी जिंदा हो। नंबर 2, खुद से पहला सवाल, मैं क्या चाहता हूं?
रिश्ते निभाते निभाते कर्तव्यों के बोझ में दबकर हम अक्सर भूल जाते हैं मुझे क्या पसंद है, मैं कब हंसता था दिल से, मैं क्या करना चाहता था जिंदगी में। अब वक्त है फिर से वो सवाल पूछने का। नंबर 3, नई शुरुआत का डर। क्या कहेंगे लोग, लोग क्या कहेंगे, बच्चे क्या सोचेंगे, समाज मुझे स्वार्थी समझेगा, मैं इतना बड़ा फैसला कैसे ले सकता हूं। आपकी आत्मा की शांति का हक किसी और की सोच से कम नहीं है। अगर आप हर दिन मर रहे हैं तो जिंदा रहना सिर्फ दुनिया को दिखाने के लिए कोई सेवा नहीं, वो एक अन्याय है खुद के साथ। नंबर 4, खुद को फिर से पाना। कैसे शुरू करें। पहला स्टेप, अकेले रहना सीखें, लेकिन अकेलेपन से न डरें। जब रिश्तों में आवाजें सिर्फ शोर बन जाएं, तो कुछ समय की चुप्पी दवा बन जाती है। स्टेप नंबर 2, अपनी रुचियां फिर से खोजिए। वो किताबें पढ़िए जो छूट गई थीं, वो हैबिट फिर से अपनाइए जो शादी के बाद खो गई। खुद को फिर से प्यार करना सीखिए। स्टेप नंबर 3, अपने शरीर और मन पर ध्यान दें। एक्सरसाइज, वॉक, ध्यान, मेडिटेशन और अच्छा खाना। आपकी आत्मा आपके शरीर से ही जुड़ी है। स्टेप नंबर 4, नए लोगों से मिलिए बिना रिश्ते की उम्मीद के। दुनिया में हर व्यक्ति आपसे कुछ नया जोड़ सकता है, बिना किसी जिम्मेदारी के, बिना किसी धोखे के। नंबर 5वां, बच्चों का सवाल। पापा आप खुश क्यों नहीं रहते। ये एक सवाल अक्सर बच्चों की मासूम नजरों से निकलता है और तब समझ आता है बच्चों को झूठी मुस्कुराहट नहीं चाहिए, बल्कि एक खुश, मजबूत और जिंदा पिता चाहिए। आपकी नई शुरुआत सिर्फ आपकी नहीं है, वो बच्चों की भी एक नई सीख बन सकती है कि जब कुछ टूट जाए तो खुद को डरना नहीं चाहिए, बल्कि खुद को फिर से उठाना चाहिए। नंबर 6वां, नई शुरुआत का मतलब दूसरी शादी नहीं, आत्मा की आजादी है। नई शुरुआत का मतलब ये नहीं कि आपको फिर से किसी और से रिश्ता जोड़ना है। इसका अर्थ है खुद से एक नया रिश्ता बनाना, बिना दोष, बिना बोझ। जब आप सुबह उठें तो सांस बोझ ना लगे, जब आप हंसें तो दिल से लगे, जब आप आईने में देखें तो शर्मिंदगी नहीं, गर्व महसूस हो। नंबर 7वां, खुद के साथ सच्चा रिश्ता सबसे पहले आता है। रिश्ते आते जाते रहेंगे, समाज की परिभाषाएं बदलती रहेंगी, लेकिन एक रिश्ता जो सबसे पहले सबसे आखिरी तक चलता है वो है आपका खुद से रिश्ता। जिस दिन आप खुद से प्यार करना शुरू कर देते हैं उसी दिन दुनिया बदलने लगती है। अब एक सवाल, अगर आपने खुद को दोबारा पा लिया तो क्या आप फिर से किसी रिश्ते में भरोसा कर पाएंगे या खुद को ही अपनी पूरी दुनिया बना लेंगे। जानिए अगले चैप्टर में, जब प्यार दोबारा दरवाजा खटखटाए, क्या फिर से रिश्तों पर भरोसा किया जा सकता है। अब हम पहुंच चुके हैं उस मोड़ पर जहां जिंदगी फिर से दस्तक देती है, कभी एक मुस्कान बनकर, कभी किसी अनजान की परवाह में, और कभी क्या मैं दोबारा प्यार कर सकता हूं जैसे सवाल में पेश है। चैप्टर नंबर 7वां, जब प्यार दोबारा दरवाजा खटखटाए, क्या फिर से रिश्तों पर भरोसा किया जा सकता है। जिसने एक बार प्यार में धोखा खाया हो वो दोबारा किसी पर कैसे भरोसा करे। जब एक मुस्कान के पीछे धोखे की साजिश छिपी हो तो अगली मुस्कान पर दिल कैसे यकीन करे। नंबर 1, मुझे फिर से किसी पर भरोसा नहीं होता। बहुत से पुरुष जब किसी टूटे रिश्ते से निकलते हैं तो उनके अंदर ये सोच पक्की हो जाती है, सभी एक जैसे होते हैं, अब रिश्तों में सच्चाई नहीं रही, मुझे किसी की जरूरत नहीं है। ये सोच दिल की रक्षा की दीवारें हैं, लेकिन यही दीवारें कभी कभी खुशी को भी रोक देती हैं। नंबर 2, प्यार दोबारा आता है, लेकिन धीरे और अनजाने रूप में प्यार दोबारा आता है। किसी अजनबी की सच्ची चिंता में, किसी दोस्त की ईमानदार सलाह में, या बस एक अनदेखा एहसास जो बिना शोर के दिल को छू जाए। लेकिन फर्क यह है कि अब आप सतर्क होते हैं, समझदार होते हैं और कमजोर नहीं। नंबर 3, खुद से एक सवाल, क्या मैं फिर से खोने से डर रहा हूं। धोखा खाने के बाद अगला डर ये नहीं होता कि कोई फिर झूठ बोलेगा, बल्कि ये होता है अगर मैंने फिर से दिल खोला और वो फिर टूट गया तो। लेकिन जरा सोचिए, क्या जिंदगी का मकसद सिर्फ दर्द से बचना है या फिर खुशियों का रिस्क लेना भी जरूरी है। नंबर 4, दोबारा प्यार करने से पहले खुद से करें ये 5 सवाल। पहला स्टेप, क्या मैंने पिछले जख्मों को सच में समझा है या सिर्फ दबा दिया है। दूसरा स्टेप, क्या मैं अब किसी के साथ पूरा बनना चाहता हूं या अकेले भी पूरी जिंदगी जी सकता हूं। तीसरा स्टेप, क्या मैं अब पहले जैसी गलतियां दोहराऊंगा या समझदारी से चुनूंगा। चौथा स्टेप, क्या नया रिश्ता मेरी आजादी में भागीदार होगा या कैद। 5वां स्टेप, क्या मैं अब खुद से इतना जुड़ चुका हूं कि किसी का जाना मुझे खत्म न करे। नंबर 5वां, नया रिश्ता, नई शर्तें, नई सीमाएं, नई समझ। इस बार कोई कुर्बानी नहीं होगी, इस बार साफ बातें, दोनों का सम्मान और स्पेस जरूरी होंगे। अब ब्लाइंड ट्रस्ट नहीं, लेकिन हेल्थी ट्रस्ट होगा। अब आप खुद को किसी में खोएंगे नहीं, बल्कि साझा करेंगे। नंबर 6, नई महिला, पुरानी सोच,
सतर्क रहें, हर मुस्कान मासूम नहीं होती, हर सहानुभूति सच्ची नहीं होती। कई बार महिलाएं टूटे पुरुषों को देखकर इमोशनल कैच करना चाहती हैं। इतना अच्छा आदमी है, इसे मेरी जरूरत है, और फिर वही पुराना जाल, इसलिए प्यार दोबारा हो, लेकिन आंखें अब खुली हों। नंबर 7, अगर सही रिश्ता मिले तो कैसे पहचाने? वो आपके अतीत को समझे लेकिन उस पर राज न करे, वो आपको बदलने की कोशिश न करे, बल्कि आपके साथ चले। वो आपकी आजादी का सम्मान करे और आपकी शांति में रुचि ले। वो आपके दुख में शोर नहीं करे, बस चुपचाप आपके पास बैठ जाए। नंबर 8, फिर से प्यार करना खुद से प्यार को और मजबूत करता है। नया प्यार सिर्फ किसी और से नहीं होता, वो आपके हील्ड वर्जन से भी होता है। अब आप वो नहीं रहे जो धोखा खाने से पहले थे। अब आप टूटकर, जुड़कर और बेहतर होकर खुद को जानते हैं। प्यार अगर सिखाता है तो तोड़ता भी है, और जो टूटने के बाद भी दोबारा दिल खोलने की हिम्मत रखता है, वो सबसे बड़ा योद्धा होता है। अब एक सवाल उठता है, अगर प्यार फिर से दरवाजा खटखटाए तो क्या उसे खुलकर स्वागत करना चाहिए, या सिर्फ खिड़की से देख लेना काफी होगा? जानिए इस सीरीज के आखिरी और सबसे निर्णायक चैप्टर में, माफ करना वर्स छोड़ देना, कब कौन सा फैसला जिंदगी को बचाता है। अब हम इस इमोशनल, रियल और आत्मा को छू जाने वाली सीरीज के 8वें और आखिरी चैप्टर की ओर बढ़ते हैं, जहां जिंदगी एक मुश्किल लेकिन जरूरी मोड़ पर खड़ी होती है। सवाल एक ही होता है, क्या माफ करना बेहतर है या छोड़ देना सही है? चैप्टर नंबर 8, माफ करना वर्स छोड़ देना, कब कौन सा फैसला जिंदगी को बचाता है? जब किसी ने हमें धोखा दिया हो, झूठ बोले हों, हमारे भरोसे को रौंद दिया हो, तो हम 2 रास्तों पर खड़े होते हैं, या तो उसे माफ करें या हमेशा के लिए छोड़ दें। लेकिन कौन सा रास्ता हमें आजाद करता है? नंबर 1, माफ करना। क्या ये कमजोरी है? बहुत लोग सोचते हैं, अगर मैंने उसे माफ कर दिया तो क्या मैं कमजोर हूं? नहीं, माफ करना कमजोरी नहीं, समझदारी होती है। लेकिन फर्क है, माफ करना, बीते को छोड़ देना, खुद के लिए भूल जाना, उसी इंसान को फिर से वही हक दे देना, और ये दोनों एक जैसे नहीं होते। नंबर 2, क्यों माफ करें? ताकि आप खुद के जख्मों से बाहर निकल सकें, ताकि आप अपनी एनर्जी गुस्से में बर्बाद न करें, ताकि आपका भविष्य आपके अतीत की सजा न बन जाए। माफ करना जरूरी है, लेकिन माफ करके फिर से वही रिश्ता निभाना जरूरी नहीं। नंबर 3, लेकिन कब छोड़ देना ही सही होता है? जब सामने वाला बार बार वही गलती करे, कोई अपनी गलती मानने को तैयार ही न हो, वो इंसान आपके आत्मसम्मान को चोट पहुंचाए और आप उसके साथ रहकर खुद से दूर होते जा रहे हों। अगर कोई इंसान आपकी रूह को थका रहा है तो उसे जाने देना, खुद को बचाना होता है। नंबर 4, खुद से ये 4 सवाल पूछो। पहला सवाल, क्या वो इंसान बदलना चाहता है या सिर्फ दिखा रहा है? दूसरा सवाल, क्या मेरी माफी से मुझे शांति मिलेगी या और घुटन होगी? तीसरा सवाल, क्या मैं उसके साथ रहकर खुद को बेहतर बना सकता हूं या और बर्बाद? चौथा सवाल, क्या मुझे खुद से प्यार करने के लिए उस इंसान से दूरी जरूरी है? नंबर 5, छोड़ देना हार नहीं, एक ताकत होती है। छोड़ देना का मतलब यह नहीं कि आप रिश्ते निभा नहीं सकते, बल्कि यह दर्शाता है कि आप खुद को जानते हैं और अब खुद को खोना नहीं चाहते। नंबर 6, माफ कर दें, लेकिन खुद को छोड़े नहीं। आप माफ करें ताकि आप चैन से सो सकें, आप छोड़ें ताकि आपकी आत्मा फिर से खुलकर सांस ले सके। हर रिश्ता निभाने लायक नहीं होता, और हर गलती माफ करने के बाद भी भरोसे के लायक नहीं बनती। नंबर 7, मैंने माफ भी किया और खुद को भी बचाया। मेरी पत्नी ने मुझे धोखा दिया, मैंने उसे रोका नहीं, मैंने बदला नहीं लिया, मैंने सिर्फ माफ किया ताकि मैं चैन से जी सकूं, और फिर उसे छोड़ दिया ताकि मैं दोबारा टूट न जाऊं। आज मैं अकेला नहीं हूं, मैं आजाद हूं। नंबर 8वां, अंत नहीं, एक नई शुरुआत। माफ करना आपके दिल को हल्का करता है, छोड़ देना आपके जीवन को नया रास्ता देता है। इन दोनों में से क्या चुनना है, ये आपकी आत्मा तय करेगी, ना समाज, ना रिश्तेदार, ना अपराध। अब इस कहानी का अंत नहीं हुआ, बल्कि अब आप उस मुकाम पर हैं जहां से आप खुद के लिए एक सच्चा, साफ और मजबूत जीवन चुन सकते हैं। आपसे अंतिम सवाल, अब जब आपने सब सह लिया, माफ भी किया, छोड़ भी दिया, तो क्या आप खुद से दोबारा सच्चा प्यार कर पाएंगे? अगर ये वीडियो से आपको कुछ सिखा मिली हो या दिल को छू गई हो तो इसे जरूर शेयर करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।